चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। क्या है आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हीटस्टोन सेतु। अच्छा, सेतु का मतलब क्या होता है? ब्रिज होता है ना। सेतु का मतलब क्या होता है? ब्रिज होता है। ये होता क्या है देखो, ये एक तरह से चार प्रतिरोध का क्या होता है? संयोजन होता है। क्या होता है? ये चार प्रतिरोधों का संयोजन होता है, जिसमें क्या रखते हैं हम, एक इसके विकर्ण में, जैसे मैं इसको डायग्राम पहले डायग्राम के थ्रू देखो, इस प्रकार से क्या करते हैं हम, ऐसे चार प्रतिरोध को चतुर्भुज के चार भुजाओं में ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, ये इसका एक क्या हो जाएगा? एक विकर्ण में हम क्या जोड़ देते हैं? गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इसके दूसरे विकर्ण को किससे जोड़ देते हैं? ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं। हम्म, यहाँ पे कुंजी K1 और यहाँ पे होता है कुंजी K2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध रखा जाता है R, जैसे इसको मान लेते हैं हम P। जैसे हो जाएगा P, ये क्यों, ये R और ये S। ऐसे चार प्रतिरोध को चतुर्भुज की चार भुजाओं में ऐसे क्या कर दिया जाता है? संयोजित किया जाता है। इसके एक विकर्ण को गैल्वेनोमीटर या धारामापी से जोड़ दिया जाता है, और दूसरे विकर्ण को किससे जोड़ दिया जाता है? जैसे ये मान लेते हैं, ये क्या है आपका? A है, ये B है, ये C है, और ये क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा। तो जो BD विकर्ण है उसको किससे जोड़ दिया गया है? इस BD विकर्ण को बैटरी से जोड़ा गया है। ये जो G दिखाई दे रहा है वो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है। और ये जो दूसरा विकर्ण में इधर ऐसे जोड़ा गया है, किससे? बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस चारों, ये देखो PQRS, ये चार क्या होते हैं? प्रतिरोध। इन चार प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं होता है। तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? संतुलन की स्थिति कहा जाता है। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है? अ, जो P और Q का अनुपात होता है, ठीक है, P अनुपात Q, ये बराबर होता है किसके? R और S के अनुपात के। कब? संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में। और संतुलन की स्थिति में अगर धारामापी में विक्षेप नहीं होगा, धारामापी में विक्षेप नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होता है? धारामापी में से धारा प्रवाहित नहीं होता है। पहले मैंने इसका बेसिक जानकारी दी है, वो आपको समझ में आ रहा है? जैसे होता क्या है, व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध होते हैं, जो इसकी चतुर्भुज के चार भुजाओं में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसके एक 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 विकर्ण के बीच में क्या? गैल्वेनोमीटर को, और एक विकर्ण के बीच में किसको जोड़ दिया जाता है? सेल या बैटरी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वो क्या रहे? संतुलन की अवस्था में रहे। पर संतुलन की अवस्था में में क्या होता है? गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता, और गैल्वेनोमीटर में से धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां से धारा बहने वाली क्या हो जाएगी? जीरो। और उस कंडीशन में हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध का अनुपात है वो PQ अनुपात बराबर होता है किसके? RS के अनुपात के। ठीक है, अब देखो, जैसे अगर इसका हमको बेसिक लिखना है तो कैसे लिखेंगे? चलो देखो, इसके बारे में कैसे लिखेंगे? व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोध होते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में कितने प्रतिरोध होते हैं? चार प्रतिरोध होते हैं।
जो चतुर्भुज की किन्हीं चार भुजाओं में चतुर्भुज की किन्हीं चार भुजाओं में चार भुजाओं से जुड़े होते हैं। एक विकर्ण के बीच एक विकर्ण के बीच धारामापी को धारामापी को तथा दूसरे विकर्ण से दूसरे विकर्ण से लिया बैटरी को जोड़ दिया जाता है। सेल या बैटरी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब देखो, चार प्रतिरोध को चार प्रतिरोध को चार प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है व्यवस्थित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। धारामापी में कोई विक्षेप कोई विक्षेप ना हो। ठीक है? इस इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं। संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हीटस्टोन सेतु में क्या होते हैं, चार प्रतिरोध होते हैं, है ना। जैसे मैं एक डायग्राम ले लेते हैं, जो भी बनाए थे वैसी टाइप का डायग्राम बनता है। ठीक है, वैसे देखते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा से बना लेना, मेरे से उतना अच्छा नहीं बना हो। बुक का देख के ऐसे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध है, यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध होता है, यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध होता है, और यहाँ पे ऐसे एक प्रतिरोध होता है। ये आपका पी, ये क्यू, ये आर, और ये एल। ये ए हो जाएगा, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये आपका कुंजी K1, ये आपका कुंजी K2, और ये आपका बैटरी। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया? समझ में आया? देखो, इसका सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार से है। इंट्रोडक्शन समझ में आया जी? इसका जो सिद्धांत है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। सिद्धांत में अब क्या लिखना है, सीधा नाम लिखना है कि पी क्यू आर चार प्रतिरोध है। ठीक है, जो चतुर्भुज की चार भुजाओं में क्या हो जुड़े हुए हैं। इसके सिद्धांत को मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, उसको आप अलग से लिख लेना सिद्धांत को। मैं सूत्र की स्थापना बताऊंगा। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, सूत्र की स्थापना। सिद्धांत को मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, सेम रहेगा, यही सिद्धांत रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना रहता है, सिद्धांत। अच्छा, पॉइंट वाइज पूछा जाता है, सवाल कैसे आएगा वो समझो। अगर आपसे सवाल सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप केवल सिद्धांत लिखोगे। अगर सूत्र की स्थापना पूछा जाएगा तो सूत्र की स्थापना करोगे। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये उसकी संरचना में आएगा।
ये वाला क्या आ जाएगा उसकी संरचना में। और सिद्धांत भी सेम लिखा जाएगा। सिद्धांत में क्या लिखोगे, पी क्यू आर एस चार प्रतिरोध है जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि वो ए बी सी डी एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। उसके एक विकर्ण बीडी से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया जाता है और दूसरे विकर्ण एसी से सेल को जोड़ दिया जाता है। जब कुंजी K1 और K2 को दबाया जाता है तो उसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। और जो पी क्यू आर है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि धारा मापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा। और धारा मापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा मतलब उसमें विक्षेप नहीं होगा। और विक्षेप नहीं होगा तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, संतुलन की स्थिति कहा जाता है। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जो पी क्यू का अनुपात है वो बराबर होता है किसके, आर एस के अनुपात पे। यही इसका सिद्धांत है। आ रहा है समझ में मैं जो सिद्धांत बोल रहा हूँ? एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यही यही हमारे पास क्या है, सूत्र है। अब इसी सूत्र की क्या करना है, हमको स्थापना करना है। तो देखो हमको क्या पढ़ना है, सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना। डायग्राम थोड़ा सा इसके लिए बदल जाएगा, है ना। सेम तरीके से बनेगा लेकिन वहां पे हम धारा वारा को भी क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। सूत्र की स्थापना में क्या लिखेंगे, मान लो कुंजी K1, कुंजी K1 व धारामापी कुंजी K2, धारामापी कुंजी K2 को दबाने पर प्रतिरोध पी क्यू आर एस, प्रतिरोध पी क्यू आर व एस में क्रमशः I1, I2, I3 व I4 धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है। मान लो धारामापी से बहने वाली धारा, धारामापी से बहने वाली धारा आएगी। ठीक है। धारामापी से बहने वाली धारा क्या मान ली है हमने, आईजी मान लिया। अब देखो, अब थोड़ा सा डायग्राम को देखो, सेम तरीके से बनेगा बट इसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा। सूत्र की स्थापना में अब अलग डायग्राम बनाओगे, अगर सिद्धांत पूछा जाएगा तो वहां पे अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर दोनों ही पूछा है तो एक डायग्राम बना देना जो अभी मैं बना रहा हूँ उसको। ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, ये आपका पी, ये क्यू, ये आर और ये हो जाएगा एस। ठीक है। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट क्या होता है डी। यहाँ से क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। इस बार डायग्राम देख लेता हूँ मैं। देखो इधर क्या होगा आपका धारा I1, क्यू में से क्या जाएगा आपका धारा I2, आर में से क्या जाएगा आपका धारा I3 और एस में से क्या जाएगा आपका धारा, एस में से जाएगा आपका धारा I4। ठीक है। एस में से कौन सी धारा जाएगी, I4। और इसमें से कौन सी धारा जाएगी, IG। धारा मापी में से बहने वाली धारा क्या माना है हमने, IG माना है। ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। ये वाला क्या कहलाता है आपका कुंजी K1, ये वाला होता है आपका कुंजी K2। कुंजी मतलब क्या होता है, स्विच, बटन। ठीक है। जैसे अपने घर में देखते हो ना, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। जैसे पंखा चालू करना है तो आप स्विच ऑन करते हो।
तो अगर हम ये जो कुंजी है इसको क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, तो क्या होता है, इसमें से धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इस डायग्राम को देखिए और यहाँ पे क्या लगाते जाएंगे हम, किरचॉफ का नियम लगाते जाएंगे। ठीक है। क्या करते जाएंगे, किरचॉफ का नियम लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, किरचॉफ का नियम लगाना है तो हम पहले तो हम क्या करेंगे, प्रथम नियम लगाएंगे। और प्रथम नियम लगाएंगे तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, संधि ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एक संधि दिखाई दे रहा है बी और एक संधि दिखाई दे रहा है डी। तो देखो क्या हो जाएगा, बिंदु अब बिंदु बी पर, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कल पढ़ाया था मैंने आपको कि उस बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। ठीक है। अब इस बिंदु पर कौन कौन सी धारा मिल रही है, देखो इधर से आपका I1, इधर से निकल रहा है आपका I2 और इधर से ही गया होगा आपका क्या, IG। मतलब I1 माइनस I2 और माइनस IG, और ये बराबर होता है किसके, जीरो के। अब मैंने माइनस क्यों लिया इन दोनों को, क्योंकि देखो मैंने कल आप लोग को एक नियम पढ़ाया था कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो ये जो I2 है और IG है वो संधि से बाहर जा रहा है, और ये जो I1 है वो क्या आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है। तो I1 को हमने धनात्मक लिया और इन दोनों को क्या कर लिया, ऋणात्मक। संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, धारामापी में से कोई धारा नहीं बहता है। संतुलन की अवस्था में IG का मान क्या लिखते हैं हम, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस हो जाएगा I2 बराबर जीरो के। तो I1 बराबर हो जाएगा किसके, I2 के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब दूसरा बिंदु देखो, तथा बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब बिंदु डी पर आ जाओ। बिंदु डी पर कौन कौन से, देखो I3 आ रहा है तो I3 प्लस हो जाएगा, IG भी आ रहा है तो IG भी प्लस हो जाएगा, और I4 जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो IG इधर से ऐसे आ रहा है ना, और I4 इधर ऐसे जा रहा है, I3 भी इधर से ऐसे आ रहा है। तो जो आना आ रहा है संधि की और इसके लिए धनात्मक, फिर से क्या लगाओगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है भाई, IG का मान हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I3 माइनस हो जाएगा किसके, I4 के, और ये हो जाएगा बराबर। तो I3 बराबर हो जाएगा किसके, I4 के। इसको मान लेना समीकरण आप दो। आया समझ में, ये दोनों पॉइंट समझ में आया, बिंदु डी पर और बिंदु बी पर कैसे हमने किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताइए जल्दी से। किरचॉफ का नियम याद है आपको, कल जो पढ़ाया था, मैंने तुम लोग को बोला था कि जब तक किरचॉफ का नियम नहीं पता चल रहेगा बीटी स्टोन से तो नहीं बनेगा। ये देखो ये है आपका बिंदु बी। अब बिंदु बी पर देखो इधर से आ रहा है आपका I1, और जा कौन कौन रहा है, IG जा रहा है और I2 जा रहा है। तो बिंदु बी क्या है, एक संधि है, जोड़ है, और उस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है किरचॉफ के प्रथम नियम से। और संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक, संधि से बाहर जाने वाली धारा को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो I1 संधि की तरफ जा रहा है और बाकी ये दोनों I2 और IG संधि से बाहर जा रहा है। तो हमने I1 को क्या लिया है, धनात्मक लिया है, और बाकी इन दोनों को क्या लिया है, ऋणात्मक लिया है, क्योंकि ये दोनों बाहर जा रहे हैं। संतुलन की अवस्था में मैंने बताया, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, धारामापी में से धारा प्रवाहित नहीं होता है। धारामापी में से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है मतलब धारामापी का जो धारा होता है IG, उसको क्या लेंगे हम, जीरो लेंगे। यहाँ पे जीरो रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये I1 बराबर हो जाएगा माइनस I2। तो I1 बराबर हो जाएगा किसके, I2 के। सेम तरीके से बिंदु डी पर देखेंगे तो बिंदु डी पर कौन कौन सी धारा आ रही थी, इधर से I3 आ रहा है
I4 जा रहा है और ऊपर तरफ से एक और आ रहा है I3, सॉरी IG। तो I3 आ रहा है मतलब वो धनात्मक होगा, IG भी आ रहा है मतलब वो भी धनात्मक होगा, I4 बाहर निकल रहा है मतलब वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। संतुलन की अवस्था में फिर से Ig का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से I3 हो जाएगा किसके बराबर, I4 के बराबर। समझ में आया? आया ना? चलो, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करेंगे, ठीक है। बंद परिपथ ए बी डी ए में, ठीक है, ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम को, किरचॉफ के द्वितीय नियम को, एक मिनट ना, अगर ये कॉपी कट हो जाए तो मैं इसको देखता हूँ। एक सेकंड ना। सेलेक्ट करने का कुछ, सेलेक्ट करने का कुछ आ नहीं रहा है। एक मिनट वेट करेंगे। अरे एक सेकंड ना। इसको क्या हो गया है? एक सेकंड आप रुकिए तो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन में दिक्कत नहीं हो रहा है? हम्म। चलिए देखिए, हमको क्या लिखना रहता है, सेकंड नियम, सेकंड नियम के लिए हमको बंद लूप देखना पड़ता है। तो हम एक बंद लूप ले रहे हैं, देखो इधर से ए बी डी और ए, कौन सा लिए है, ए से बी, बी से डी और डी से वापस से ए। अब देखो ए से जब बी चलेंगे तो धारा किधर जा रहा है, ए से बी की दिशा में चल रहा है, धारा भी उसी दिशा में चल रहा है ना। तो हम धारा की दिशा में चलेंगे मतलब आई पी, I1 और P का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। B से D चलेंगे मतलब फिर से धारा की दिशा में चलेंगे मतलब IG और G का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और D से A चलेंगे मतलब उसके विपरीत दिशा में चलेंगे मतलब I3 और R का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वहां पे द्वितीय नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो I1 है और P है, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। IG और G भी क्या होगा, धनात्मक होगा, लेकिन I3 और R क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्योंकि मैंने कल आपको पढ़ाया था द्वितीय नियम में, धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक, और धारा के विपरीत दिशा में चलने पर प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। फिर से संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में
संतुलन की अवस्था में देखिए क्या होता है, IG जो होता है वो बराबर होता है किसके, शून्य के। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो I1P बराबर हो जाएगा माइनस I1R, और ये बराबर शून्य के। तो I1P बराबर हो जाएगा किसके, I3R के। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। इसी प्रकार एक दूसरा लूप लो। कौन सा लूप लोगे, उसके साइड वाला लोगे। कौन सा लूप, देखो ये वाला। अब क्या लेंगे हम, BC DB, ये ऐसे BC और DB। अब देखो अच्छे से देख लो, B से C जाए चलेंगे तो धारा की दिशा में चलेंगे क्योंकि इधर धारा बह रहा है। B से C चलेंगे तो धारा की दिशा में चलेंगे। C से D चलेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे। और D से B भी चलेंगे तब भी से धारा की क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार बंद लूप BC DB में क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चलेंगे तो I2 और Q, I2 और Q का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और क्या हो जाएगा, I4 और S का मान ऋणात्मक आएगा। और IG और G का मान भी क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। संतुलन की अवस्था लगा दो। तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, IG का मान क्या होता है, शून्य होता है। संतुलन की अवस्था में IG को क्या लेंगे हम, शून्य लेंगे। तो यहां से क्या बचेगा फिर आपके पास, यहां से बच जाएगा I2Q माइनस I4H और बराबर शून्य के। तो ये I2Q बराबर हो जाएगा I4H के, ये हो जाएगा समीकरण 4। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखो 3 क्या है, इधर है I1P, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग दिया जाता है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भाग दिया जाता है। अगर देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 में क्या दिखता है, जो I1 है वो I2 के बराबर है, I3 है वो I4 के बराबर है। देखो समीकरण 1 और 2 को, यहाँ से देखो समीकरण 1 को I1 जो है वो I2 के बराबर है, समीकरण 2 को देखो I3 जो है वो I4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैं I1 को I2 लिखूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसी प्रकार I3 को I4 लिखूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, आपके पास बचेगा P, और इधर बचेगा Q, और इधर बचेगा R, और यही बचेगा क्या, S। तो यहीं तक हमको क्या करना था, यही बीटी स्टोन सेतु का सिद्धांत, यही बीटी स्टोन सेतु का सिद्धांत, मतलब सूत्र की स्थापना हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, डाउट उनको होगा जो जिनको किरचॉफ का नियम नहीं पता। इसीलिए मैंने आपको कल किरचॉफ का नियम पढ़ा दिया था पहले ही, क्योंकि किरचॉफ का नियम बहुत जरूरी है, किरचॉफ के नियम से ही ये बनता है। समझ में आया।